Jai Hind everyone, welcome back to my channel and I welcome you to another video which our topic is gunnery and ASW weapons. So let's get started with that. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 10 पार्ट्स ऑफ 7.62 mm SLR. अगर देखा जाए तो इट इज़ द जनरल SLR. तो मजल, ट्रिगर गार्ड, सेफ्टी कैच, बट प्लेट, कॉकिंग लेवर, फोर साइड, बैक साइड, मैगजीन रिलीजिंग लेवर. यू कैन जस्ट लर्न एनी 10 और 10 ना लर्न करके ही जाना. ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है एंड इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड. Write 10 parts of SLR. It is most commonly used. List the type of lookouts. ठीक है, तो आपका लुक आउट्स जैसे आपने देखा होगा कि यार ऑब्वियसली वॉच रखते हैं. जैसे आपके कोई भी बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो उसमें से बाहर लुकआउट्स रखते हैं. ठीक है, तो दो टाइप के लुकआउट्स हैं. ठीक है, मेजरली पहला है ब्लाइंड लुकआउट. ठीक है, इसको रडार के थ्रू लुकआउट रखा जाता है, बाहर देखा जाता है. अगला है विजुअल लुकआउट. ठीक है, तो जो आपका विजुअल लुकआउट है इसके अगेन 5 टाइप है. तो विजुअल लुकआउट में सबसे पहला सबमरीन है ना. डिपेंड करता है कौन सा बॉडी है. सबमरीन है तो भैया सबमरीन का लुकआउट अलग होगा, शिप का अलग तरीके का होगा. हेलो लुकआउट, एक्शन लुकआउट, माइन लुकआउट. थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी 3 गन्स फिटेड ऑन बोर्ड शिप. ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, लेकिन कॉमन शिप में ही पूछा जाता है, तो आप इसको कर लेना. A190 तलवार में, त्रिशूल तबर क्लास ऑफ शिप में. ठीक है, AK-10 इन मुंबई, दिल्ली, मैसूर क्लास ऑफ शिप. SRGM जो है आपका सुपर रैपिड गन माउंट, ब्रह्मपुत्रा और शिवालिक क्लास ऑफ शिप में. अगला है ट्रू एंड फॉल्स. तो जो चाफ रॉकेट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द मिसाइल जो एनिमी फायर करता है, तो सही है. मॉर्निंग वॉच 4 बजे से स्टार्ट होती है टू 8 आवर्स ऑन बोर्ड, ये भी सही है. गनरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपके वॉच एंड क्वार्टर बिल के लिए. वॉच एंड स्टेशन बिल शो करते हैं एक्शन स्टेशन ऑफ ईच क्रू ऑफ अ शिप, तो ये भी सही है कि जो वॉच और स्टेशन बिल्स हैं ये शो करते हैं एक्शन और स्टेशन. ठीक है, जो भी मेंबर हैं, क्रू है जो शिप का, उनका. फिर हार्बर में जो शिप कंपनी है, ठीक है, वो एक डिफेंस वॉच में रन करती है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हार्बर में क्यों वो डिफेंस वॉच के अंडर रन करेगी, फॉल्स है. SAM आपका सरफेस टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि नाम ही इसका सरफेस टू एयर मिसाइल है. गनरी येओमैन वर्क्स अंडर GO. ठीक है, गनरी ऑफिसर तो नाम से ही लिंक हो रहा है, तो ट्रू है. ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ एम्यूनेशन या फ्यूलिंग फ्लैग, पापा इज होस्टेड ऑन मेन मास्ट, फॉल्स. वेपन्स लेस दैन 20 mm कैलिबर एंड ईजी टू कैरी इज नोन एज स्मॉल आर्म्स, तो डेफिनेटली ट्रू है, तभी उसका नाम स्मॉल आर्म्स है ना, इंसास. कमांडिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ शिप रूटीन इन हार्बर. ठीक है, तो भैया कमांडिंग ऑफिसर CO के पास और बड़े लेवल के काम हैं, तो दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स. फिल इन द ब्लैंक्स. 3 मूवमेंट होते हैं सलामी शस्त्र में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमन में भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो याद रखना कि सलामी में जब भी हम चढ़ाते हैं तो 3 हमारे स्टेप होते हैं. दौड़ के चल में 180 स्टेप्स पर मिनट होते हैं. 150 मेन इन टाइटल होते हैं, या 150 मेन की गार्ड चढ़ती है प्रेसिडेंट को, और 150 मेन की ही गार्ड चढ़ती है प्रेसिडेंट को, बाकी सब के लिए अलग है. इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR 300 yards है. मैक्सिमम फॉरवर्ड रियर स्टेप एट टाइम इज 4 steps in a minute. मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm SLR 20 rounds है. द नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट इन धीरे चाल, तो 65 steps in a minute. मैक्सिमम साइड स्टेप्स एट अ टाइम आर 6 steps at a time. When a weapon is handed over to another person, ensure that a safety catch is at a safe position. Efficient range of 5.56 mm in SAS is 400 meters. Maximum range of 9 mm pistol is 50 meters. President is entitled for 21 gun salutes. Range officer is responsible to conduct firing at firing range. Line में बाहें मुड़ order is given on left foot. सामने सल्यूट इज गिवन ऑन राइट फुट. नो स्टेप्स विल बी टेकन टू द फ्रंट बाय मध्य लाइन एट द ऑर्डर खुली लाइन चल.
ठीक है, वी ऑल नो कि मध्य लाइन नहीं चलती है। एंगल बिटवीन द अपर आर्म एंड फोर आर्म इज 45 डिग्री वाइल सल्यूटिंग। क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है, विच आर टू बी सीन एट द लाइंग पोजीशन फॉर फायरिंग। राइट टो लेफ्ट हैंड की एल्बो और जो राइफल टारगेट है ये आपका वन लाइन में होना चाहिए, सीधी लाइन में आना चाहिए। बैरल किसी भी हालत में ग्राउंड को टच नहीं करनी चाहिए। बॉडी पोजीशन एक हमारी एंगल पे होना चाहिए टू द टारगेट। लेग्स हमारे ओपन होने चाहिए और जो हील्स हैं वो इनर ग्राउंड मतलब अंदर की तरफ से ग्राउंड को टच करना चाहिए। राइट डाउन द वॉच एंड पीरियड्स यूज्ड इन इंडियन नेवी। तो नंबर ऑफ वॉच भैया मिडिल, मॉर्निंग, फोरनून, आफ्टरनून, फर्स्ट डॉग वॉच, सेकेंड डॉग और फर्स्ट वॉच। तो मिडिल वॉच आपका लगती है 1 to 4, ठीक है, 4 घंटे का है। मॉर्निंग आपकी लगती है 4 to 8, फोरनून लगता है 8 to 12:30। फिर आपका आफ्टरनून का लगता है 12:30 to 4, ठीक है। फिर फर्स्ट डॉग लगता है आपका 4 से 6, फिर 6 से 8। फर्स्ट वॉच लगता है 4 से फिर फर्स्ट वॉच लगता है 8 से हमारा 12। राइट डाउन द टाइप्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पाइप यूज्ड इन इंडियन नेवी। तो कौन से पाइप्स दिए जाते हैं। स्टिल पाइप इज़ फॉर 8 सेकेंड, जनरल कॉल इज़ फॉर 5 सेकेंड्स, हैंड्स कॉल इज़ फॉर 13 सेकेंड्स, pipe down is for 10 seconds, side pipe is for 12 seconds, carry on is for 2 seconds। expand करना है। CIWS close in weapon system, MRG medium range gun, SSM surface to surface missile, SAM surface to air missile, SAM surface to air missile, SLR self-loading rifle, INSAS Indian small arms system। What is CIWS and explain। तो भैया ये जो गन्स होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं एक्शन, ठीक है, किन के अगेंस्ट, टारगेट के अगेंस्ट। और कौन से टारगेट, जो विजुअल रेंज में होते हैं एट सी, मतलब जिनको हम लोग नॉर्मली अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, जिनको नॉर्मली हम खड़ा होगा कोई सेलर वहाँ पे तो वो देख सकता है अपनी आई से। और ये यूजुअली 2 to 8 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। ये जो गन्स होता है इनका वेरी हाई रेट ऑफ फायर होता है, धड़ 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 फायर होती है फटाफट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑटो कंट्रोल होते हैं एक रिमोट पोजीशन से, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होकर चलाओगे, आप पीछे से आगे पीछे छुप के इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। कॉमन CIWS मतलब जो हैं, ठीक है, उनके नाम है ये। और CIWS यार एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो पूछ लिया जाता है, इसको आप कर लेना और इसके नाम ज़रूर याद कर लेना, नाम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाता है। और एग्जाम्पल लिखोगे ना तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। AK-630, AK-230, CRN-91, 30 mm मेडक, 40 या 60 बोफोर्स गन। व्हाट इज़ मीडियम रेंज गन एंड एक्सप्लेन। मीडियम रेंज गन वो गन होती हैं जिनका मीडियम रेंज होता है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ विजुअल रेंज, मतलब वही, ठीक है, कि जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जो विजुअल रेंज है उससे थोड़ी ज़्यादा रेंज होगी, 10 to 15 नॉटिकल माइल्स तक इसकी रेंज होगी। ये गन्स एसोसिएट होती हैं एक गनरी रेडार से, ठीक है। और इनका जो सिस्टम है इनका होता है वेपन कंट्रोल सिस्टम, जैसे ऊपर वाले का था रिमोट पोजीशन से कंट्रोल हो जाती है ना, इनका ऑटो कंट्रोल सिस्टम था, इसका वेपन कंट्रोल सिस्टम है। साथ में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं टारगेट को। और ये मतलब बेस्ट तरीके से सूट हो सकते हैं गन और शिप, मतलब वही है कि कहाँ तुम इसको बेस्ट तरीके से लगा सकते हो शिप और वहाँ पे। और कॉमन जो हैं आपके CIWS, ठीक है, ये आपका AK-100 जो यूजुअली दिल्ली क्लास में लगता है, ठीक है। लास्ट लाइन में यही बता रखा है कि कौन सी शिप में यूजुअली इसको हम एंगेज कर सकते हैं। AK-176 कॉर्वेट और किलर क्लास में लग सकता है। SRGM ब्रह्मपुत्रा क्लास और शिवालिक क्लास में लग सकता है। और आपका AK-726 ये आपके R क्लास में लग सकता है। अच्छा, इससे आई रिमेंबर वन क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट डाउन कि कौन से R क्लास की शिप रिसेंटली आपका डिकमीशन हुई है। अब रिसेंट मतलब 1 साल हो गया है उसको, आई गेस 1 या 1.5 ईयर हो गया है डिकमीशन हुए हुए, लेकिन स्टिल हम उसको तो रिसेंट कैटेगरी में ही रखेंगे क्योंकि उसके बाद कोई R क्लास की शिप डिकमीशन हुई नहीं है। तो हो सकता है पेपर में आ जाए, ठीक है। तो आप एक बार लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या है उसका आंसर। आई वुड लव टू रीड। विच गन इज फिटेड ऑन द सरफेस प्लेटफॉर्म शिप्स। अच्छा ठीक है, तो अब इन्होंने सिंपल पूछा है सरफेस प्लेटफॉर्म शिप्स में कौन से फिट होती हैं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, 40 mm, ठीक है, 2 नंबर है ना, दिल्ली क्लास, ठीक है, AK-100 और 1 नंबर, ठीक है, 30 mm
4 नंबर। और राजपूत क्लास, अच्छा हाँ, जैसे हम मैं इसको बता रही हूँ ना, इसको ऐसे लिख कर मत आना, जो यहाँ पे लिखा है वही लिख कर आना, क्योंकि हमारी बोलने की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है और लिखने की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। द वे वी से अ थिंग, ठीक है, दैट इज़ स्पेल्ड डिफरेंटली मैनी टाइम्स, और जो वो लिखा होता है द रिटन थिंग दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइल वी राइट इट, ठीक है। सो वट, जैसे अगर यहाँ पे लिख रखा है 2NOS, ठीक है, तो व्हेन इट विल कम इन योर एग्जाम काइंडली राइट 2NOS, ठीक है, तो डोंट राइट व्हाट आई एम स्पेलिंग इट। तो शिवालिक क्लास SRGM, तलवार क्लास AK100, ठीक है, 1 नंबर। 7 कश्तान 2 नंबर, ठीक है। खुखरी क्लास AK176 1 नंबर, 3 mm 2 नंबर। वीर क्लास में लग गया आपका AK176 1 नंबर, 30 mm 2 नंबर। इसमें देखो, अगर आपको ये भी, इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको ये याद है, ठीक है, कि डेली क्लास क्या है, कि वो डिस्ट्रॉयर है या वो फ्रिगेट है या फिर वो मतलब या फिर वो आपका LST है, ठीक है, क्या चीज़ है, तो वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी गन्स आपके डिस्ट्रॉयर में लगी होती है, ठीक है, इंस्टेड कि वो ऐसे पूछें कि डेली क्लास में क्या लगा होता है, ठीक है। वो ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये पूछ सकते हैं कि विच गन्स आर फिटेड ऑन द शिप्स ऑफ डिस्ट्रॉयर क्लास, है ना, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको, तो अब जब आप पढ़ोगे नेवल ओरिएंटेशन में आगे का बड़ा सा चार्ट जब पढ़ोगे, तो आपको पता होगा कि वीर क्लास क्या है, खुखरी क्लास क्या है, तलवार क्लास क्या है ना, तो ये यू विल नो इट। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गनरी डिपार्टमेंट, तो इसमें आपके आ जाते हैं EXO, फिर गनरी ऑफिसर, ठीक है, फिर आपके गनरी ऑफिसर 2nd 3rd 4th, ठीक है, फिर COT GI। फिर है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैगजीन, अ कंपार्टमेंट और लॉकर स्पेशली डिजाइन टू बी सेफ फॉर परमानेंट और टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनी ऑफ द एक्सप्लोजिव्स, आप जहाँ पे आपके एम्यूनेशन रखी जाती है वो वाली मैगजीन है। कैलिबर है आपका नॉमिनल डायमीटर, ठीक है, कि इसका डायमीटर एक ऐसा बोर ऑफ अ गन, ठीक है, जिसमें जो बैरल है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है अक्रॉस द बोर। फिर है आपका इफेक्टिव रेंज, जो रेंज है विद इन, ठीक है, किसकी रेंज, विद इन द एक्यूरेट एंड लेथल फायर कैन बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ पर्टिकुलर वेपन, एम्यूनेशन एंड साइटिंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज। वही वाला कि भैया कहाँ तक वो प्रॉपर, मतलब कितने डिस्टेंस पे, मतलब उसकी एक स्पीड है, मतलब एक एक्यूरेसी जो है उसकी, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जैसे है, जैसे किसी गन की है 30, किसी गन की है 60, किसी गन की है ले लो 500 ले लो, ठीक है। तो फिर वही है कि वो उसका वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जो सारे गन्स में देखा जाता है, ठीक है, तो वही इफेक्टिव रेंज कहलाता है। फिर है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गनरी ऑफिसर, तो गनरी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे एक्सप्लोजिव्स और एक्सप्लोजिव स्टोर्स जो हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखे, ठीक है। ये नहीं कि कोई भैया उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो भैया दैट कैन बी अ वेरी बिग डिज़ास्टर, क्योंकि वहाँ के एक्सप्लोजिव्स नॉर्मल पटाखे नहीं होते ना, दे आर वेरी डेंजरस एंड दे कैन बी वेरी। तो अगला है इंश्योर करना सेफ्टी फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स इन हिज कस्टडी, ठीक है, और जो अटेंशन है ऑफिसर्स का, ठीक है, वो भैया अपने डिपार्टमेंट के बाहर उनका भी मतलब वो करके रखे, OOW को, ठीक है, और जो ड्यूटी ऑफिसर है उनको भी इन्फॉर्म करके रखे अबाउट द वेपन एंड एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, जिनको एक्सपोज किया जा रहा है ऑन द डेक, ठीक है, जो रिक्वायर करते हैं रेडियो रेडार रिस्ट्रिक्शन या ट्रांसमिशन, मतलब वही, ठीक है, कि अगर भैया वहाँ से कोई भी एक्सप्लोजिव निकलते हैं उस बंदे का जहाँ उसको अपॉइंट करा हुआ है ना, वहाँ से कोई भी अगर एक्सप्लोजिव्स बाहर निकलते हैं तो वो आपका बाहर निकल के कहीं भी उनको डिस्प्ले पे लाया जा रहा है, ठीक है, या फिर उनको किसी भी यूज़ के लिए लेकर आया जा रहा है, तो उन सब का भैया उसे गुड़ता चिट्ठा सब पता हो, ठीक है। इंश्योर करना कि जो एक्सप्लोजिव लॉग है, ठीक है, ये अप टू डेट है और इसके जो एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है, वो दे आर अंडर हिज चार्ज। एक्सप्लेन करो वॉच बिल एंड क्वार्टर बिल एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट, तो इसको प्रिपेयर कर दिया जाता है बाय ईच डिपार्टमेंट ऑफ द शिप, ठीक है, हर डिपार्टमेंट उसको शिप का बनाता है, डिस्प्ले करा जाता है उसको डिपार्टमेंट के बाहर,
ठीक है, लगा दिया जाता है। और डिपार्टमेंट का रेगुलेटर जो है, ठीक है, वो उसको प्रिपेयर करता है। ये बताता है कि अलग अलग क्वार्टर जो हैं, ठीक है, और कौन से पर्सनल को, ठीक है, कब कब जाके अपनी ड्यूटी लगानी है वहाँ पे, और वाइट बोर्ड पे उसको लगा दिया जाता है। उसमें क्या क्या होता है कि उसका नंबर होता है, नेम, रैंक, ठीक है, एक्शन स्टेशन, डिफेंस स्टेशन, क्रूजिंग स्टेशन, की मतलब कहाँ उस बंदे को ड्यूटी देनी है, क्या करना है। डिफरेंस क्या है वॉच, क्वार्टर बिल और वॉच एंड स्टेशन बिल के बीच में डिफरेंस। तो वॉच और क्वार्टर बिल इसे प्रिपेयर किया जाता है हर डिपार्टमेंट में शिप के, और उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है विद इन द डिपार्टमेंट। इसको उसको प्रिपेयर कर दिया जाएगा शिप के अंदर, और जो डिपार्टमेंट है उनका पर्टिकुलर उसके अंदर ही उसको डिस्प्ले करा जाएगा। उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंटल रेगुलेटर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। वॉच एंड स्टेशन बिल को प्रिपेयर करता है गनरी ऑफिसर। डेटा रिसीव करते हैं वो अदर डिपार्टमेंट से, सारे डिपार्टमेंट से डेटा मिल जाएगा, फिर गनरी ऑफिसर उसको प्रिपेयर करते हैं बिल को। और ये कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर जगह होगी कि कहाँ इसको डिस्प्ले किया जा रहा है। और जो शिप का वॉच और स्टेशन बिल है, ठीक है, उसके हिसाब से, और कस्टमरी है कि इसको अपडेट किया जाएगा हर बार, ठीक है, प्रायर पुटिंग आउट टू द सी। मतलब ये है कि इसको हर बार अपडेट किया जाएगा जितनी बार भी शिप आपकी सी पे निकलेगी बाहर। राइट डाउन नी 5 सरफेस टू सरफेस मिसाइल SSM। तो फॉलोइंग SSM को फिट किया जाता है। तो पहला है आपका कल्ब वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS, ठीक है। फिर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल यूरेन P-20 धनुष वही वाली है, नेवी वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल। राइट डाउन एनी 5 सरफेस टू एयर मिसाइल SAM। तो अब अभी ऊपर तो क्या था आपका SSM था, अब यहाँ पे SAM आ गया है। SAM है आपका बैरक वर्टिकल लॉन्च VL। शितल मिसाइल SAN 7 मिसाइल, कश्तान LGLA 1E, स्टिरिला 2M। फिर है मिसाइल फिटेड ऑन इन सरफेस प्लेटफॉर्म। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन ना मैंने जनरली तो सर्टिफिकेट एग्जाम में इतने नहीं देखे हैं, बट वही है, ठीक है, कि अगर आपके पास टाइम है, आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो कर लो, ठीक है। बट अगर लिटरली आप एंड मिनटर हो कि एंड टाइम में पढ़ रहे हो और जस्ट, तो जितना कर सकते हो मैक्सिमम उतना करो, लेकिन गनरी डिपार्टमेंट को छोड़ मत देना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मार्क्स होते हैं। बट जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, अगेन आई वुड से बेस्ट क्रेडिट्स में इसमें थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। दिल्ली एयरक्राफ्ट कैरियर में बैरक VL SAM 16, दिल्ली क्लास में 16 यूरैन SSM, ठीक है, या बैरक SAM। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे कौन सी मिसाइल फिट करी जा रही हैं। ऊपर तो अभी हम लोगों ने वो जाना था कि भैया कौन से CIWS लग रहे हैं और क्या चीज़ें लग रही हैं। अब यहाँ पे मिसाइल की बात आ जाती है, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा SSM और SAM। राजपूत क्लास में लग जाती है जनरली ब्रह्मोस SSM। शिवालिक क्लास में 8 इंटू क्लब VLS। खुकरी क्लास में P-20 SSM। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है याद करना, आप कर सकते हो आराम से याद, ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हाँ, इसके बीच में डिफरेंस यू शुड जस्ट नो, ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो एक सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ फॉलो करती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग 1 और मोर वॉरहेड्स टू अ 79 प्री डिटर्मिन्ड टारगेट टिल डेट। बैलिस्टिक मिसाइल हैव बीन प्रोपेल्ड during powered flight by chemical rocket engines of various type। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ फॉलो करती है। कहने का मतलब ये होता है कि इसका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिस पाथ पे ये जाती है, और मतलब वही है कि एग्जैक्टली इसका कोई निशाना नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक टारगेट जहाँ जहाँ जा रहा है पीछे पीछे मिसाइल जाती है, वैसा इसका कुछ खास सीन नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्टिल बैलिस्टिक मिसाइल्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है, और इसको ज़्यादातर प्रोपेल किया जाता है बाय केमिकल रॉकेट, ठीक है, इंजन्स। तो ये जनरली किससे पावर्ड होती है, ठीक है, ये कहाँ से पावर करती है अपनी फ्लाइट को, केमिकल रॉकेट इंजन से, अलग अलग टाइप के। क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है। तो बेसिकली अगर हम बोले डिफरेंस, तो दो के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, विच इज़ बैलिस्टिक और गाइडेड। लेकिन जो क्रूज है ना, वो काफ़ी हद तक गाइडेड के अंदर ही आ जाती है। तो जो क्रूज मिसाइल है ये गाइडेड मिसाइल होती है। जो मेजर पोर्शन होता है इसका, ठीक है, ये टारगेट बेस होता है, वही कि जहाँ जहाँ टारगेट जाएगा पीछे पीछे, ये पूंछ की तरह उसके पीछे पीछे जाएगी। लैंड बेस या सी बेस टारगेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस कंडक्टेड एज
अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड इसकी होती है। ये एक डायनामिक रिएक्शन पे डिपेंड करती है ऑफ एयर फॉर लिफ्ट, ठीक है। इसका वही है कि मतलब थोड़ा इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड अपॉन प्रोपल्जन फोर्सेस टू बैलेंस द ड्रैग, ठीक है, इसकी प्रोपल्जन जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये होनी चाहिए अकॉर्डिंगली टू बैलेंस द ड्रैग। क्रूज मिसाइल को डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से जिससे ये लार्ज वॉरहेड, मतलब लंबे लंबे डिस्टेंस को ये हाई एक्यूरेसी अच्छी स्पीड से काटते हुए चली जाए। और जो मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स हैं ये ट्रैवल कर सकती हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, किस डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकती हैं, तो सुपरसोनिक स्पीड से, ठीक है, या सबसोनिक स्पीड से। सेल्फ नेविगेटिंग होती है एज आई टोल्ड यू, ठीक है, कि ये नॉन बैलिस्टिक, ठीक है, पैटर्न पे चलती हैं। मतलब इनका जो ऑल्टीट्यूड होता है ना, ठीक है, ये एक बहुत लो ऑल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग ट्रेस करते हैं ना मिसाइल को। अब जैसे मान लो कि अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई मिसाइल आ रही होगी तो हम ट्रेस कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि भैया मिसाइल आ रही है, हम ये फटाफट से मिसाइल छोड़ देंगे और वहीं एयर में ही, ठीक है, दोनों मिसाइल्स अपना क्लैश करके ओवर हो जाएगा, थ्रेट नहीं आएगा फिर हमारी कंट्री पे। तो वही वाली बात है कि जो क्रूज मिसाइल होती है काफ़ी हद तक ना इसको ऐसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी हद तक ट्रैक कर लिया जाता है। तो ये जो है ये डिस्टिंक्ट होती हैं, अलग होती हैं फ्रॉम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। इन दैट वे दे आर यूज ओनली एज वेपन्स एंड नॉट फॉर रिकन्सेंस। इन क्रूज मिसाइल्स द वॉरहेड इज इंटीग्रेटेड इनटू द व्हीकल एंड व्हीकल इज ऑलवेज सैक्रिफाइस्ड इन द मिशन। अब जो क्रूज मिसाइल है वो उसको सिंपल मिसाइल नहीं छोड़ा जाता, उसके साथ में एक छोटा सा कुछ लग के जाता है, ठीक है, और जो भी आपका व्हीकल जो उसके साथ लग के जाता है, ठीक है, वो भी अपना कुर्बान हो जाता है, ठीक है, मिसाइल के साथ ही। और ये जो है आपका, इसको काफ़ी हद तक वेपन के तौर पे ही यूज़ करते हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है एज अ वेपन। ओके, गाइडेड मिसाइल होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल प्रोवाइडेड विद मीन्स फॉर ऑल्टरिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर लीविंग इट्स लॉन्चिंग डिवाइस। वही है, ठीक है, गाइडेड मिसाइल का आई टोल्ड, ठीक है, कि जहाँ को अगर अब तुमको लेफ्ट राइट भी करना है मिसाइल तो तुम्हारी मिसाइल लेफ्ट राइट हो जाएगी। और ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न मिसाइल्स आर प्रोपेल्ड बाय रॉकेट और जेट इंजन्स एंड दे हैव गाइडेंस मैकेनिज्म यूजुअली कैरिंग सेंसर्स टू हेल्प द मिसाइल फाइंड इट्स टारगेट। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल की मॉडर्न गाइडेड मिसाइल्स होती हैं इसमें यूजुअली रॉकेट या जेट इंजन्स लगे होते हैं, ठीक है, जो उसकी गाइडिंग मैकेनिज्म, जो गाइडेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सेंसर्स एंड ऑल फिट होते हैं जिससे जो मिसाइल है वो अपना टारगेट को टारगेट को ढूंढ पाती है। जैसे कि कुछ ऐसी मिसाइल हैं जिसमें हीट सीकिंग इंजन लगा है, ठीक है, तो भैया वो हीट के चलते, तो भैया अब वो हीट के चलते ही वो उसको फर्दर आगे वो कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे करके है, जैसे आपका इन्फर्ड सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो अलाउ देम टू होम इन ऑन द एग्जॉस्ट ऑफ जेट इंजन। अरे ये यार बेसिक देखो, जितना इसमें गिवन है ना इतना लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा। तो दे विल आस्क जस्ट द बेसिक थिंग, ठीक है, इतना लंबा लंबा नहीं, तो बेसिक 2-4 पॉइंट्स क्लियर हैं तो आंसर क्लियर है। मैच द फॉलोइंग बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, दे ट्रैवल इन हाई ट्रैजेक्टरी, मोटर बर्न्स आउट पार्शियली थ्रू द फ्लाइट, ठीक है, आधा तो इनका चलते चलते ही, आधे तो बर्न आउट हो जाते हैं, इनकी मोटर तो आधी बर्न आउट हो जाती है, ठीक है। और आपका जो मीडियम रेंज मिसाइल हैं, ठीक है, MRBM, इनकी रेंज है बिटवीन 1000 एंड 3500। और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है LRBM, इनकी 3500 किलोमीटर्स टू 5500 किलोमीटर्स। फिर आ जाएगी आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ICBM, ठीक है, रेंज ग्रेटर होती है इनकी 5500 किलोमीटर से। फिर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, तो अभी तक तो ये सारी हवा में है, ठीक है, लेकिन अब नीचे पानी से ही लॉन्च हो जाएगी आपकी सबमरीन वाली, ठीक है, SLBM। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जो सबमरीन से लॉन्च हो जाती हैं और इनकी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज होती है। फिर आपकी क्रूज मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल का तो पता ही है, ठीक है, मोटर बर्न्स ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइट, टिपिकल रेंज इनकी होती है 2500 किलोमीटर्स, नॉटिकल माइल्स में कहें तो 1500 नॉटिकल माइल्स। तो दिस वाज अबाउट गनरी पार्ट। अब हम आ जाते हैं ASW पार्ट में।
एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो सोनार सबसे पहले, सोनार बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, सोनार को मिस करके मत जाना, इजी भी है, सोनार करके जाना। अ सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग साउंड पल्सेस, ये तो हम 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। इस सोनार क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट जो हैं, जो डूबे हुए ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको साउंड की पल्सेस मतलब साउंड की वेव्स डाली जाती हैं, ठीक है, वो नीचे से टकरा के वापस ऊपर आती हैं और एक डिटेक्टर लगा होता है, उस डिटेक्टर से हम उसको आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं और एक अंडर वाटर टारगेट को लोकेट कर पाते हैं, देख पाते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ सोनार, देखो सोनार के ना सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे वो फर्दर ये हो टाइप्स ऑफ सोनार हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो मोड्स हो, चाहे वो वेरिएबल डेप्थ हो और मिसलेनियस भी हो। तो सोनार तो अच्छे से कर लेना। कंपोनेंट ऑफ सोनार, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमिट या रिसीवर स्विच, ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर जहाँ से भैया रेज जाएंगी, ट्रांसमिट जो रिसीव करेगा, रिसीवर स्विच, ठीक है, ट्रांसमिटर, रिसीवर, डिस्प्ले आपकी स्क्रीन हो गई जहाँ पे वो देखेंगे, हेडफोन जहाँ से वो सुनेंगे। टाइप ऑफ सोनार, तो सोनार पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है फॉर साउंड एनर्जी रिसेप्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, रिटर्निंग ऑफ साउंड एनर्जी। सोनार को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। पहला इसका क्लासिफिकेशन है स्टेप सर्च सोनार, जहाँ पे अंडर वाटर, ठीक है, मतलब पूरा अंडर वाटर को एक लिमिटेड स्टेप्स में, ठीक है, मतलब एक स्टेप की तरह बांट के उसको ढूंढा जाता है, ठीक है, एक लाइट सिस्टम की तरह। अगला है पैनारोमिक सोनार, इसमें एक रिपल बीम्स, जैसे आपने देखा होगा कभी आप पत्थर पानी में फेंकते हो तो क्या होता है, एक गोल 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 एक रिपल्स बन जाते हैं, है ना, पत्थर बीच में जाता है और गोल 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 आसपास खूब सारे सर्कल्स बन जाते हैं। तो ऐसे करके वो रिपल बीम्स में उसको खोजता है 360 डिग्री में, सर्कल्स में। अगला है कन्वर्जेंस जोन सोनार, तो ये सोनार जो हैं ये कन्वर्जेंट जोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है पानी में। कन्वर्जेंस आपने देखा होगा जब भी हमने वो पढ़ा था, आपको याद है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स या लेंस, तो डाइवर्जेंट होता है खुला हुआ ट्राइंगल वी शेप का, है ना, और कन्वर्ज होता है ए शेप का, कि आपका मिलते मिलते एक पॉइंट पे आ जाता है। तो कन्वर्ज वही होता है कि ऊपर से वो लाते हैं और एक पॉइंट पे टारगेट करते हैं, तो वो आपका होता है कन्वर्जेंट। फिर है आपका बॉटम बाउंस सोनार, ठीक है, ये बॉटम बाउंस सोनार को कंडीशन किया जाता है इन सर्टेन वेज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सी वाटर। फिर है आपका टोड एरे, ये आपके छोटे लीनियर एरेज होते हैं जिनको शिप के पीछे, मतलब ये जो सोनार है ये शिप के पीछे से लगा दिया जाएगा और वहाँ से ही अपना ऑपरेट करेगा। टोड एरेज पीछे से मतलब जाते जाएंगे और ये रिसीव करेगा नॉइज़ जो भी है रेडिएट किया जा रहा है बाय शिप एंड सबमरीन। ये लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन टारगेट्स को अचीव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोनार, दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, हल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार। हल माउंटेड सोनार है, ये कैसा सोनार है, इसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है और ये एक बड़े से डोम मतलब एक बड़ा सा एक गोल सा सर्कल जैसा उसके अंदर ये बंद होता है और फिर इसको क्या करते हैं, इसको नीचे को लोअर कर दिया जाता है, पानी के अंदर इसको डुबा दिया जाता है और कांस्टेंट डेप्थ में, ठीक है, जहाँ पे भैया कंटिन्यू पानी में ही हो, ऐसा ना हो कि हवा आ रही है ऊपर नीचे, ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यू पानी में ही हो, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपना ऑपरेट करता है। फिर वेरिएबल डेप्थ सोनार होता है, ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से इसको नीचे करा जाता है, ठीक है, अलग अलग हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन, अलग अलग पानी की कंडीशंस में। तो टोड एरे, ठीक है, डंकिंग सोनार, सोनोबॉयज़। तो कहने का मतलब ये है कि हल माउंटेड हो गया, वेरिएबल डेप्थ हो गया, वेरिएबल डेप्थ के अंदर भी 3 टाइप के हो गए, तो टोड एरे, डंकिंग सोनार और सोनोबॉयज़। अगला है मोड ऑफ सोनार, तो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सोनार वो हो गए जिसमें एको रेंजिंग प्रिंसिपल, जिसका जो आवाज़ जो जाती है, ठीक है, जो नॉइज़ जाता है, ठीक है, वो आपका जाता है और वापस आता है, ठीक है, और नॉर्मल बेसिकली जैसे नॉर्मल हम सोनार को इमेजिन करते हैं वो। पैसिव सोनार होता है, ठीक है, कि जिसमें हम कोई एनर्जी नहीं डालते हैं, कोई नॉइज़ पुट नहीं करते हैं उसके अंदर, लेकिन जो शिप और सबमरीन्स का जो शोर होता है उसको सुना जाता है। अगला आते हैं मिसलेनियस सेंसर्स पे, तो सोनोबॉयज़, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका अंडर वाटर डिटेक्शन, वही, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि अंडर वाटर कैसे डिटेक्ट किया जाता है। स्मॉलर सोनार होते हैं जिसको एयरक्राफ्ट के थ्रू, ऊपर जो प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू
पानी में छोड़ दिया जाता है जो आपका सबमरीन डिटेक्ट करती है। और सोनार जो है, ठीक है, ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देते हैं रेडियो के थ्रू। तो ये एक्टिव पैसिव कोई भी हो सकते हैं। पैसिव सोनार्स जो होते हैं या जो पैसिव बॉयज़ होते हैं, ठीक है, पैसिव सोनार बॉयज़, उनके पास ये एडवांटेज होती हैं कि वो अपनी जो प्रेजेंस है, ठीक है, मतलब वो अपने आप को छुपा पाते हैं सबमरीन से, मतलब सबमरीन उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन MAD, ये एक माइन्यूट चेंज, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है कोई सबमरीन की प्रेजेंस से। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब मान लो कि हमको ढूंढना है कि यार कोई सबमरीन तो नहीं है यहाँ पे आसपास, तो वो ढूंढने के लिए यूजुअली MAD का यूज़ होता है, ताकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू हम लोग ये देख पाएँ कि मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर पाएँ। क्योंकि यार अगर सबमरीन होगी पानी में तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके की होगी, और अगर वहाँ पे नॉर्मल पानी ही पानी होगा, सबमरीन नहीं होगी, तो अलग तरीके की होगी। तो इससे मतलब वो मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द सबमरीन्स एंड ऑल। अगला है एग्जॉस्ट ट्रेल इंडिकेटर ETI, ये डिटेक्ट करता है डीजल फ्यूम्स को, देयर बाय इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ डीजल पावर सबमरीन। ठीक है, तो ये वाला आपका पर्टिकुलरली डीजल पावर सबमरीन बताता है। तो आजकल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम लोग कौन सी सबमरीन की यूज़ करते हैं ज़्यादातर, डीजल पावर नहीं करते आजकल हम ज़्यादा यूज़। आजकल हमारी दूसरी चलती है सबमरीन, बताओ नीचे कौन सी चलती है। अगला है ASW वेपन, ये भी है यार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हमारे सर्विस में बहुत उसमें हाईलाइटेड है। तो सबसे पहला है टॉर्पेडो। ठीक है, यहाँ पे टॉर्पेडो के नाम मेंशन है, इनको पढ़ लो एक बार। ठीक है, A244S, CET 53M, CET 5365KE, राइट। तो ये सारा यहाँ पे मेंशन्ड है, इसे पढ़ लो। टॉर्पेडो, रॉकेट्स, डेप्थ चार्जेस, माइंस, प्लैब बॉम्ब्स और APR। तो इसमें रॉकेट हैं और टॉर्पेडोज हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। लगते सेम है, ठीक है, बट डिफरेंस होता है। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो आई टेल यू। और डेप्थ चार्ज होते हैं, यूजुअली डराने के लिए होता है। ठीक है, आज सच कोई हार्म नहीं करता, पानी में बस एक एक्सप्लोजन हलचल मचा देता है। फिर है आपका टाइप ऑफ अटैक। तो अंडर वाटर सैबोट्रो कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू कैरी आउट। अच्छा ठीक है, तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो शिप्स हैं हार्बर में, मतलब कैसे यूजुअली अटैक्स होते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना ज़रूर। ठीक है, तो मेनली 4 टाइप के अटैक्स होते हैं: मिडजेट अटैक, चैरियट अटैक, स्विमर अटैक, ड्रिफ्टिंग चार्जेस। स्विमर अटैक एक स्विमर नहीं है, ठीक है, जस्ट अ नेम ऑफ अटैक, फाइन। चौथा है ड्रिफ्टिंग चार्जेस। अगला है आपका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा गिवन है, चलो ठीक है, पढ़ते हैं। एक ऐसा वेसल फ्रॉम विच अ वेपन इज़ फायर्ड इज़ नोन एज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे हम पढ़ते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर कि कोई भी हेलीकॉप्टर या उसको लैंड करने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया। तो वैसे ही जब भी टॉर्पेडो है, रॉकेट है या कोई भी ये चीज़ें हैं, तो उनको लॉन्च करने के लिए भी एक प्रॉपर लॉन्चर चाहिए होगा। तो ये लॉन्चर भी आपका अलग अलग वेपन्स के लिए एज फॉलोज हैं। पहला है आपका टॉर्पेडो। टॉर्पेडो को हम लोग एक शिप, सबमरीन या एयरक्राफ्ट कहीं से भी फायर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि यह सबमरीन क्या है, डेप्थ कैसी है और वाटर लाइन क्या है ऑफ अ टारगेटेड शिप, कि कितना दूर शिप है, क्या है, तो उसके हिसाब से टॉर्पेडो को उठाया जाएगा। टॉर्पेडो के अंदर ये पावर होती है कि ये अपने आप को करेक्ट कर सकता है इटसेल्फ एट द रनिंग डेप्थ फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज ड्यूरिंग इट्स रन। कहने का मतलब होता है ये काफ़ी हद तक गाइडेड होता है, आप उसको थोड़ा थोड़ा गाइडेड की तरह मान सकते हो, गाइडेड मिसाइल की तरह। और लेकिन जो रॉकेट होता है इसका एक अपना खुद का प्रोपेलेंट होता है, और जो इसके पास सेट होता है, जैसे अगर इसका 500 तक का सेट है तो भैया ये 500 में जाके फट जाएगा। अब वहाँ पे इसको शिप मिले ना मिले, 500 में जहाँ सेट करेंगे वहाँ जाके ये फट जाएगा। जो रेंज है, रेंज इसको अचीव की जाती है बाय द एंगल ऑफ लॉन्चर। जहाँ पे लॉन्चर है, जहाँ पे जो उसका एंगल बनाया जाएगा लॉन्चर का, तो वहाँ पे ये अपना जाएगा, उस एंगल से होता हुआ जाएगा। और यूजुअली 45 डिग्रीज एलिवेशन होता है लॉन्चर का, रॉकेट को वो करते लॉन्च करते समय। रॉकेट तो पहले से चला आ रहा था, टॉर्पेडो इज़ ए न्यू अचीवमेंट या मेकिंग, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। डेप्थ चार्जेस आपके डेप्थ बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, ये डेटरेंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट द सबमरीन, ठीक है, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के तौर पे फटते हैं। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या? हाइड्रो मतलब पानी,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये होते हैं, ये डेप्थ बॉम्ब जैसे होते हैं, जैसे कि हम जैसे इसको फेंकेंगे, जैसे ये पानी का टच में आएगा तो ये हल्का फट करके फट जाता है, तो क्या होगा, पानी में नीचे हलचल हो जाती है। तो अगर कोई सबमरीन होती है या कुछ होता है तो वो थोड़ा मतलब उसके आसपास हिल जाएगी ना सबमरीन पूरी, तो वो बेसिकली डेटरेंस के तौर पे यूज़ होता है कि भैया हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे मत आओ, ठीक है, या एक कुछ स्पेसिफिक सिग्नल देने के लिए, ठीक है, तो डेटरेंस के तौर पे यूज़ होता है ये। अगला है सोनार एंड वेपन ऑफ इंडियन नेवल शिप। तो अब यहाँ पे बता रखा है कि कौन से सोनार हैं और कौन से वेपन हैं जो आपके अलग अलग इंडियन नेवी की शिप्स में लगते हैं, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लो। और मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसे पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि टिपिकली एक पूछा जाएगा कि क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का मार्क बना के, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो उसको कि एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक याद कर लो, है ना, राजपूत क्लास में से कोई एक या दो याद कर लो जो आपको इजी लग रहे हैं याद करने के लिए। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे वो पूछ सकते हैं कि नेम अ सोनार विच इज़ फिटेड ऑन द शिवालिक क्लास, तो वो आप एक लिख सकते हो, क्योंकि इतना याद करना तो आई डोंट थिंक दैट इज़ ओके फ्रॉम एनी एंगल। चलो हमारा ASW ओवर हुआ, और अब हम लोग आ जाते हैं अपना नेवल एविएशन पे। तो रोल ऑफ नेवल एविएशन, इंडक्शन ऑफ एयर एलिमेंट इन नेवल वॉरफेयर हैव एनहांस्ड द रीच ऑफ फोर्सेस टू थ्रेट और लॉन्गर इवेंट्स। ओके तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो अभी तक हम लोगों ने गनरी पढ़ी, ठीक है, कि नॉर्मल गन्स वंस का क्या सीन है। अगला हमने पढ़ा एंटी सबमरीन, ठीक है, मतलब पानी के अंडर का, ठीक है, कि पानी के अंडर हम कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इंडियन नेवी में जो एयर का रोल है, ठीक है, तो कि एयर में भी क्या रोल प्ले करती है इंडियन नेवी, और करती है तो कैसे करती है, क्या करती है, तो ये वाला है इसमें हिसाब किताब। तो सबसे पहला है कि भैया टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट पढ़ लेना, एयरक्राफ्ट तो पूछ लिए जाते हैं, राइट। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसमें भी जैसे डोर्नियर, सी हैरियर, किरण, ठीक है, ये तो यार हमने खुद ही याद करे थे। MiG 29 के हमें तो बहुत रोते रोते पेपर दिया था, बट स्टिल हमारे सीनियर्स ने हमको डांट के याद कराया था, बट तो यार ये तो आप लोग कर लेना। एंड रोटेटरी विंग, अच्छा वेट, लेट्स कम फ्रॉम द स्टार्ट। 3 टाइप के आपके एयरक्राफ्ट होते हैं नेवी में। पहला है आपका फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, इसमें लॉन्ग और मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट होते हैं। ये आपके पेट्रोल एयरक्राफ्ट होंगे, फाइटर और ट्रेन करने के लिए, ठीक है, लड़ने के लिए भी यूज़ कर लेंगे और पेट्रोलिंग के लिए भी यूज़ होंगे। रोटेटरी एयरक्राफ्ट बेसिकली सरफेस शिप्स होती हैं, ये इंक्लूड करते हैं आपके सी किंग, ठीक है, जो आपका एंटी शिप, एंटी सरफेस और कमांडो ड्रॉप है। कमोव चेतक, ठीक है, ये भी वी हैव लर्नड इट, राइट। कमोव हो गया आपका एंटी सबमरीन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए, ठीक है, और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए चेतक, ठीक है। आप जैसे ये भी आ सकता है कि सर्च एंड रेस्क्यू के लिए बता दो, तो आपको एक स्पेसिफिक आपके पास नाम होगा। फिर है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये जो हैं ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं। बेसिकली इसको बेस से कंट्रोल किया जाता है, इसमें कोई पायलट नहीं बैठता, जो बेस है वहाँ से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। सर्वेलेंस के लिए होते हैं, इसमें सर्चर एंड हेरोन। तो अगले है हमारा सबमरीन। डेप्थ कीपिंग मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें टॉर्पेडो रन कर सकते हैं एज कांस्टेंट प्री डिटरमाइंड डेप्थ। तो डेप्थ कीपिंग मैकेनिज्म वही है कि कांस्टेंट अपनी गहराइयों में जा सकते हैं। सबमरीन को पोटेंट वेपन क्यों कहा जाता है, विद हाई डिग्री ऑफ सरप्राइज एंड स्टील्थ। ये भैया एक डेडलीस्ट क्राफ्ट है, ठीक है भैया, एक बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा ठीक है चीज़ है जिसको इन्वेंट करा है मैन ने, क्योंकि अटैक कर सकता है बहुत सरप्राइज के साथ, और शिप्स को भी काफ़ी साइलेंटली अटैक कर सकते हैं कि भैया पानी के नीचे से आ रहा है, शिप्स अपना मस्त ऊपर सेल कर रही हैं,
है ना, पानी के अंदर सबमर्ज तरीके से। तो लिस्ट द टाइप्स ऑफ वेपन यूज्ड बाय सबमरीन्स, टॉर्पेडो, शोल्डर मिसाइल और माइंस। टॉर्पेडोज आई हैव टोल्ड यू, शोल्डर मिसाइल्स होती हैं जिनको शोल्डर से फायर किया जाता है, ठीक है, जब सबमरीन आपकी पेरिस्कोप डेप्थ पे होती है, तो आपने देखा होगा शोल्डर पे रख के भी फायर करते हैं, तो वो वाला शोल्डर मिसाइल हो गई। माइंस होती हैं जिसको शिप्स ले कर देती हैं पानी में, सबमरीन और एयरक्राफ्ट, और इसको यूज़ किया जाता है सबमरीन और एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट, ठीक है, ताकि उनको प्रिवेंट कर सकें उस एरिया में आने से जहाँ पे जिस एरिया में माइन बिछाई हुई है। शॉर्ट नोट लिखो सबमरीन पे, तो डेडलीस्ट क्राफ्ट है, ठीक है, सरप्राइज के साथ अटैक कर सकता है कोई भी शिप को साइलेंटली, ठीक है, पानी में डूब के अपना अटैक कर सकता है। सबमरीन आपकी न्यूक्लियर होती हैं, ठीक है, प्रोपेल्ड होती है, न्यूक्लियरली प्रोपेल्ड होती हैं या कन्वेक्शनल होती हैं। मॉडर्न सबमरीन को पेंट किया जाता है विद रबर कोटेड पेंट्स, ठीक है, ताकि वो रेडार के थ्रू भी डिटेक्ट ना हो पाए। नेम एनी टू सबमरीन, तो INS सिंधु घोष, सिंधुराज, सिंधु केसरी, INS सलकेशी। तो ये तो आई गेस ज़्यादातर हमारा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये वाली। चलो फिर है आपका टाइप ऑफ प्रोपल्शन यूज्ड इन सबमरीन, तो दो टाइप का है, एक है आपका डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो कि कन्वेक्शनल है, अगला है आपका न्यूक्लियर प्रोपल्शन जो कि आपका न्यूक्लियर है इन नेचर। वैसे मैंने काफ़ी हद तक आंसर दे ही दिया जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन अभी ऊपर। हाउ डज द सबमरीन डाइव अंडर वाटर? Pumping in and out of seawater inside the ballast tank of submarine is called ballasting, and pumping out of tank is called deballasting. Nice. By adjusting the trim of submarine by ballasting of pumping in sea water, the submarine can dive in sea, and deballasting by the submarine can surface. अच्छा ठीक है, तो इसका अलग मेथड होता है, और मेथड में क्या है, जो जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसको ब्लास्टिंग कहते हैं, और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसको डी ब्लास्टिंग कहते हैं। तो ये दो मेथड यूज़ करके वो अंदर और बाहर जाता है, इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस दो मेथड का नाम याद कर लेना। डिफाइन सोनार, सोनार का इट्स स्टैंड्स फॉर सोनार, रेडार, इनकी भी फुल फॉर्म आ जाती हैं। सोनार है आपका साउंड ऑपरेटेड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके पास ट्रांसड्यूसर है जो ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है साउंड वेव्स। ये जो साउंड ट्रांसमिट करता है, ये ट्रैवल करती हैं अंडर वाटर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। जब ये वेव्स आपकी वापस आती हैं या ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे टच करती हैं, ठीक है, तो एक एको होती है, मतलब एक गूंज जैसी गूंजती है एक, जिसको ट्रांसड्यूसर वो कर लेता है, कैच कर लेता है और हेडफोन्स में भेज देता है, और उसके बाद जितना टाइम लगता है उसको, ठीक है, ऊपर आने में वापस, तो उससे रेंज निकाल देते हैं कि ये कितना दूर है हमसे। फिर है बायंसी एंड फ्लोटेशन। एक सबमरीन कंसिस्ट करती है ऑफ अ ट्यूबुलर हल कॉल्ड प्रेशर हल। तो इन ऑर्डर टू फ्लोट एंड स्टेबलाइज दिस ह्यूज मेटल स्ट्रक्चर, सबमरीन को फिट किया जाता है विद द मेन बैलास्ट टैंक्स। अच्छा, दीज आर एक्सटर्नल टू प्रेशर हल एंड व्हेन द सरफेस आर फुल ऑफ एयर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वी विल डू PhD इन दिस होपफुली, तो वी आर स्टडिंग इट फॉर द C&B सर्टिफिकेट्स। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि जो सबमरीन है इसमें एक टैब्यूलर हल होता है, ठीक है, हल क्या है हमारा मेन बॉडी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हल। अब देखो जो शिप होती है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि उसका तो सिर्फ कील डूबती है पानी में, ऊपर का सारा एयर के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन जो सबमरीन है वो तो काफ़ी नीचे जाती है पानी के, तो बेसिकली प्रेशर उसमें खूब रहता है फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ये एक मेटल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए और फ्लोट करने के लिए सबमरीन को फिट किया जाता है बैलेस्ट टैंक्स के साथ, ठीक है। तो ये प्रेशर हल को कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं, और जब सरफेस पे होते हैं तो ये मतलब एयर से भर जाते हैं, ठीक है, ताकि सबमरीन को एक पॉजिटिव बायंसी दे दे, फ्लोटेशन बेसिकली दे दें। और जब टैंक्स को सी में ले लिया जाता है तो छोटे छोटे सर्कुलर ओपनिंग्स होती हैं जो खुल जाती हैं, ठीक है, जिससे फ्लडिंग हो जाती है। लाइक सबमरीन के अंदर ऐसे नहीं, बट एक अलग तरीके से फ्लडिंग बोला है, ठीक है। तो सबमरीन के अंदर डाइव करने के लिए जो मेन वेंट्स हैं, मतलब बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें खोल दी जाती हैं, जिससे जो एयर है, क्योंकि देखो अभी सरफेस में थी, ठीक है, तो उसमें एयर थोड़ा इन लेकर आए, अब जब अंदर जाएगा तो एयर को एस्केप करने देंगे, ठीक है, सी वाटर से। तो इससे भैया थोड़ा जो सबमरीन है वो बैलेंस हो जाती है, इससे बायंसी उसकी रिड्यूस हो जाती है, और जो सबमरीन है वो डाइव कर पाती है पानी में। तो डाइविंग स्टेशंस में
are piped number of moving from quarter room, the water is pumped फ्रॉम AFT टू फॉरवर्ड टू मेंटेन द ट्रिम। ठीक है, तो भैया वहाँ पे यार अलग अलग लोग होते हैं जिनको थोड़ा होता है, तो उन्हें पता है कि भैया अब यहाँ से पानी मुझे बाहर निकालना है, यहाँ से हमको पानी अब छोड़ना है, जो भी करना है कि कैसे इसका वो रहता है। बट एक मेन पानी भरना और एयर का उसको अंदर लेना, इससे ज़्यादातर ये मेंटेन रहती है। टाइप ऑफ सबमरीन, कन्वेक्शनल और न्यूक्लियर। कन्वेक्शनल सबमरीन्स आपका वही डीजल इलेक्ट्रिक कह लेते हैं हम इसको। तो इसमें जो सबमरीन में एक सरफेस है जिसको स्नॉट कहते हैं, है ना, या जो डीजल इलेक्ट्रिक है इसको प्रोपेल किया जाता है। कैसे प्रोपेल किया जाता है, लाइक कैसे, हाउ इट वर्क्स बेसिकली, इसकी बैटरीज को चार्ज किया जाता है और जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है जब सबमरीन डाइव हो जाती है। कन्वेक्शनल सबमरीन की एक यूजुअली डिस्प्लेसमेंट होती है 5000 to 6000 टन। अब आपकी आती है न्यूक्लियर सबमरीन। ये आपकी पावर की जाती है बाय न्यूक्लियर रिएक्टर और इसलिए ये अंडर वाटर ज़्यादा टाइम तक रह पाती है। ये केपेबल होती है फॉर हाई स्पीड दैन कन्वेक्शनल। तो पहले वाला थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर सबमरीन आपकी नई आई है। चलो, आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने ऊपर पूछा था, आई आंसर्ड द क्वेश्चन। तो आई विल आस्क यू अ न्यू क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि इंडियन नेवी में कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन प्रेजेंट हैं। तो टेल दैट क्वेश्चन। फिर है कि उनकी हाई स्पीड हो जाती है और दे यूजुअली कैरी इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजिक वेपन, ठीक है, लाइक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। तो जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है इसकी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है दैन कन्वेक्शनल सबमरीन और ये मेंटेन कर पाते हैं एक अच्छी सबमर्ज्ड ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 20 नॉट्स। 20 नॉट्स में हम स्पीड मेजर करते हैं, नहीं ये मत बोलने से कट कर देना। स्पेशल पर्पस सबमरीन, कोस्ट और स्नॉट सबमरीन। तो सबमरीन्स के जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यू बोट्स, लेकिन इनका जनरली स्मॉल साइज होता है 350 to 700 टन्स एंड विद लिमिटेड इंड्योरेंस। मिडजेट आपकी स्मॉल सबमरीन होती हैं, छोटा क्रू कैरी करती है 5 to 6 मैन इन अ प्रेशर हल। इनका इंड्योरेंस होता है सी पे 5 to 7 डेज, लेकिन फुल ऑपरेशन एफिशिएंसी के साथ ये 48 आवर्स से ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं और इनका जो सबमर्ज एंड्योरेंस है ये लिमिटेड है। पिग्मीज और चैरियट्स ये आपका फिर से स्मॉलर क्राफ्ट आ जाते हैं। अब देखो, वी ऑल नो कि अगर जब सबसे पहले सबमरीन्स इन्वेंट करने का विचार आया होगा मैनकाइंड के दिमाग में, तो उससे पहले उन्होंने छोटा छोटा सबमरीन जैसा क्राफ्ट इन्वेंट किया होगा। तो सबमरीन डायरेक्टली तो नहीं आ गई होगी, तो उससे पहले अगर उससे छोटा वर्जन्स हम देखें तो वी कैन गेट दीज 3, ठीक है। तो इसको हम स्पेशल पर्पस सबमरीन भी कहते हैं, क्योंकि अब तो वी जनरली यूज़ द नॉर्मल सबमरीन्स, बट स्टिल कुछ स्पेशल ओकेजन, स्पेशल पर्पस के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर क्राफ्ट होते हैं विद आउट अ प्रेशर हल और इनको इलेक्ट्रिक मोटर से प्रोपेल किया जाता है और इनकी बैटरी को रिचार्ज करा जाता है फ्रॉम अ शोर, मतलब शोर से ही रिचार्ज किया जाएगा एक सबमरीन टेंडर शिप। एडवांटेज क्या है सबमरीन की? कन्वेक्शनल सबमरीन का ये है कि ऑपरेट कर सकती है इन शैलो वाटर, कम पानी में भी चल सकती है। डिफ़िकल्ट होती हैं डिटेक्ट करना क्योंकि ये साइज़ में छोटी होती हैं। इकोनॉमिकली चीपर होती हैं, सस्ती आती हैं, इनका कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। न्यूक्लियर सबमरीन लंबे टाइम तक पानी में टिक सकती हैं, ज़्यादा स्पीड एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, इंड्योरेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम तक टिक सकती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कन्वेक्शनल सबमरीन के, ये भी पूछ लिया जा सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेस एंड्योरेंस है भैया, लेस स्पीड है, ठीक है। सरफेस नहीं होता बैटरी चार्जिंग का, तो भैया बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी तो कहाँ आएंगे, शोर पे आएंगे। क्लियर? अच्छा, तो कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वेपन विद वॉरहेड। फिर है आपका न्यूक्लियर सबमरीन, ये इनके पास जो नॉइज़ है, ठीक है, शोर बहुत होता है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, छोटे यूनिट के तौर पे इनको यूज़ नहीं किया जा सकता और शैलो वाटर, कम पानी में ये नहीं चल सकती। रोल ऑफ सबमरीन क्या है? डेटरेंस टू एनिमी शिपिंग, कोई एनिमी भैया हमको पता है तो उनके तौर पे डेटरेंस के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स। कार्गो कैरिंग 70 स्ट्रेंथ। रिकनसेंस इंक्लूडिंग फोटोग्राफी ऑफ एनिमी पोर्ट्स एंड सर्वे ऑफ बीचेस, ठीक है, वही है यार एनिमी पोर्ट्स और सर्वे, ठीक है। इनका जैसे आपने देखा होगा वो छोटे छोटे वो होता है ना कैमरे, जैसे अगर उनको देखना होता है शोर पे तो वो छोटा लंबा सा वो बाहर निकालते हैं
पाइप टाइप्स का, और उसमें से दे कीप अ वॉच, तो उससे भैया दे कैन कीप अ फोटोग्राफी। वैसे अब तो देयर आर अदर मेजर्स, बट फिर भी वी कैन कीप दिस एज अ मेजर। माइन लेइंग, ठीक है, माइन ले करने के लिए, और लॉन्चिंग स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स के लिए। अगले हैं हमारे सेंसर्स। पेरिस्कोप, सबमरीन्स में यूजुअली 2 पेरिस्कोप होते हैं। हाँ, जो मैं अभी वो बोल रही थी लंबा सा पाइप, उसको पेरिस्कोप बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। लार्जर वन इज यूज्ड फॉर रिकनसाइन एंड एरियल सर्च, वही सर्च पर्पस के लिए। स्मॉलर को हम यूज़ कर सकते हैं विजुअल कंफर्मेशन के लिए ऑफ अ टारगेट प्रायर टॉर्पेडो लॉन्च, ठीक है। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, सीधा टॉर्पेडो लॉन्च नहीं कर सकते हैं। पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए भी, डिटेक्शन के लिए भी। अगर एक टारगेट है, ठीक है, जो हमको पता है, अप्रॉक्सीमेट बियरिंग इज नोन, अ चेक ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड इन फ्यू सेकेंड्स। केयरफुल एग्जामिनेशन के लिए हॉराइजन पे क्लियर डे सबमरीन कैन साइट अ कॉनवे एट द रेंज ऑफ 10 माइल्स, एस्कॉर्टिंग शिप अबाउट। अच्छा, तो बेसिकली कुछ नहीं है, पेरिस्कोप का सीन इतना है कि 2 टाइप के होते हैं, एक बड़ा पेरिस्कोप, एक थोड़ा छोटा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का अल्टीमेट सीन ही यही है कि थोड़ा ये देखने के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एरियल सर्च के लिए, ठीक है, कहीं टॉर्पेडो छोड़ना है उसके लिए, कंफर्मेशन के लिए, होराइजन पे नज़र के लिए। क्लियर डे पे सबमरीन अप्रॉक्सीमेटली 10 माइल्स तक का दूरी देख सकती है, और एटलीस्ट 7 माइल्स तक की शिप्स को भी स्कॉट कर सकती हैं, और एयरक्राफ्ट पे भी ध्यान रख सकती हैं एट 8 to 9 माइल्स। अच्छा खासा है। रेडार, काफ़ी सारे सबमरीन्स में रेडार होता है, और दोनों को यूज़ किया जा सकता है सबमर्ज्ड एट पेरिस्कोप डेप्थ। कुछ सबमरीन्स में फायर कंट्रोल रडार है, उसमें एंटीना फिटेड है सर्च करने के लिए पेरिस्कोप पे। तो जो रेंज है डिटेक्शन का बाय सरफेस सर्च रेडार, ठीक है, ये लिमिटेड हो जाता है क्योंकि उसकी हाइट कम हो जाती है डाउन द सी लेवल। सोनार, काफ़ी सबमरीन में सोनार्स भी फिटेड होते हैं। एरे टाइप ऑफ सोनार अभी जो पढ़ा था उसमें से एरे टाइप इसमें फिट होता है, और प्रोवाइड करता है ये एक पैसिव मेथड ऑफ लॉन्ग रेंज डिटेक्शन ऑफ नॉइजेस। तो अंडर आइडियल कंडीशंस भी जो रेंज है वो आपका 15 to 30 नॉटिकल माइल्स तक जाती है। वायरलेस या EW इक्विपमेंट, तो इसमें सबमरीन में भी ये फिट किया जाता है सूटेबल कम्युनिकेशन के लिए। सरफेस शिप और बेस पे सबमरीन जो है ये रिसीव करती है VLF ट्रांसमिशन लो फ्रीक्वेंसी पे 30 फीट्स बिलो द सरफेस, और 3000 नॉटिकल माइल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3000 नॉटिकल माइल्स दूर रह के भी दे कैन मतलब दे कैन जस्ट गेट ऑल दो सिग्नल्स एंड ऑल। बैथी थर्मोग्राफ सबमरीन को प्रोवाइड किया जाता है विद साउंड वेलोसिटी रिकॉर्डर टू असेस द एस्टिमेटेड सोनार रेंज, शैडो जोन्स एंड बेस्ट ऑपरेटिंग डेप्थ। फाइन। अ वेपन ऑफ सबमरीन वी हैव स्टडीड, ठीक है। टॉर्पेडोज, आई हैव टोल्ड यू अबाउट टॉर्पेडोज, ठीक है। एक्टिव पैसिव, अब ऐसा तो नहीं है कि टॉर्पेडो है तो एक टाइप का टॉर्पेडो होगा, अलग अलग टाइप के होंगे, एक्टिव, पैसिव, वायर वाले, गाइडेड टॉर्पेडोज, ठीक है। फिर एक्टिव, पैसिव, ठीक है, वायर और वेकिंग होमिंग टॉर्पेडो, ये सब चीज़ें सब टाइप के टॉर्पेडो कैरी कर सकती है आपके सबमरीन। फिर या ऑल टाइप भी कैरी कर सकती हो। फिर है आपका मिसाइल एंड माइन, ये भी कैरी करती है। सोर्सेज टू डिटेक्ट एनिमी सबमरीन एट सी, एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए सोर्सेज सोनार, रेडार, EW, इंटरसेप्शन अभी देखा, एयरक्राफ्ट अभी बताया, विजुअल आउटलुक पेरिस्कोप वाला, ठीक है। फिर है आपका विजुअल साइटिंग ऑफ सबमरीन ऑफ पेरिस्कोप, वही, ठीक है, दोनों लाइक एंड्योरेंस ऑफ सबमरीन, ठीक है, ये डिपेंड करता है फ्यूल कितना है, डिस्टेंस कितना है बेस टाइम पे, वेदर कंडीशन, और स्नॉटिंग टाइम, टाइम ऑन सरफेस, टाइम ऑन डॉक, और स्पीड यूजेस, ठीक है। तो और कभी उसको तेज चलाना है तो उससे उसकी स्पीड ऑब्वियसली जल्दी जाएगी। तो 20 पेजेस का था, वी हैव कवर्ड इट ऑल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। तो टिल देन टेक केयर, जय हिंद।